हेलो गाइस। तो प्रारंभ 2028 हिस्ट्री की क्लास 23 सॉरी 22 22 सितंबर प्रारंभ बैच पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है और आज हम लोगों ने पढ़ा नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह। तो कहानी कुछ इस कदर शुरू होती है कि मतलब अब भैया हम लोग साथ में रिवाइज करने वाले हैं फटाफट तुरंत ही कि मैंने जो भी पढ़ा जो भी लिखा उसको फटाफट मैं भी रिवाइज करूंगा, आप भी रिवाइज करोगे। तो हमने आजकल पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटेन सॉरी आज हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेजों का जो है कि शासन हो चुका है भारत में। और इसी बीच जब भारत उपनिवेश बन चुका है, इसी बीच जो ब्रिटेन है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ जाती है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का निर्माण होने लगता है और व्यापार बहुत तेज़ी में आ जाता है। तेज़ी में आ जाने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि उसी दौरान अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया और उसी दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई, कंपनीज बनी, बहुत कुछ बना। और अब आता है एक मुद्दा जो कि होता है कपड़ों से रिलेटेड। कपड़ों से रिलेटेड बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कपड़े पहनते हैं तो उसमें रंग जो डाला जाता है उसकी जो आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अब गुलाब गुलाब का रंग तो डालेंगे नहीं, है ना। तो इन लोग को चाहिए रहता है कुछ पक्का रंग जो कि ज़्यादा दिन तक रहे और टिकाऊ हो। तो उस समय रंग की बात की जाए तो रंग में एक रंग आता था नीला रंग, है ना। तो नीला रंग के अंतर्गत यहाँ पर यही कहा गया कि भैया ब्रिटेन के कंपनियों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया। भारतीय किसानों को ब्रिटेन के उद्यमों के अनुसार फसलें उगाने के लिए जोर दिया। इन फसलों में प्रमुख थी नील। नील की जैसे मैंने बात की कि भैया उन लोग को चाहिए थी कपड़े में रंगाई के लिए कोई बढ़िया सा कोई चीज़ जो कि टिकाऊ हो, और नील ही एक ऐसी चीज़ थी और जो कि भारत में ही जिसकी खेती होती थी, मतलब मुख्य तौर पर भारत में होती थी। और इसीलिए नील जो है वो प्रमुख थी। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस अपने कपड़ों को नीले रंग से रंगते थे। भारत में नील की आपूर्ति भारत जो है वो नील की आपूर्ति करता था और अत्यधिक महंगा भी था। क्योंकि ये महंगा था तो ब्रिटेन वाले जो होते हैं वो और जगह पे घूमते हैं तो एक और पौधा उनको मिलता है जो कि होता है वुड का पौधा। वुड का पौधा भी नीला ही होता है मगर वो इसका क्वालिटी इसकी तरह नहीं होता है, ये बहुत ही कम टिकाऊ होता है। ये यूरोप में उगता था। इसकी गुणवत्ता कम चमकदार और कम टिकाऊ थी। चूँकि भारतीय नील महंगा था इसलिए इन्होंने वुड पर जोड़ दिया, वुड के पौधे पर जोड़ दिया, है ना जी। वुड के पौधे पर जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, चूँकि भारतीय नील महंगा था अतः फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ने अपने अपने उपनिवेशों में नील उगानी शुरू कर दी। उपनिवेश मतलब कि जिस पर उन्होंने कब्जा जमा रखा था। फ्रांस भी बहुत सारे जगहों पर भूभाग पर कब्जा जमा रखा था। स्पेन और पुर्तगाल जो वगैरह है ये भी पृथ्वी के बहुत सारे भूभागों पर अपना कब्जा जमाए हुए था। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर कब्जा था वहाँ वहाँ पर इन्होंने ये जो वुड है इसकी खेती करनी शुरू कर दी और नील भी अपने अपने उपनिवेश में नील उगानी शुरू कर दी। लो भैया वुड तो उगा ही रहे, नील भी उगाना शुरू कर दी। अन्य विकल्प तो था यूरोप के पास वुड। तो नील की बात शुरू की जाए तो इसके दौरान एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि नील की जैसे मैंने उपनिवेशों में इन्होंने नील की खेती आरंभ की क्योंकि भारत में तो बहुत महंगा था। तो उपनिवेशों के अंतर्गत एक आज का एक हैती नाम का एक देश है जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है, भूभाग है, जिसको उस समय कहते थे सेंट डोमिंगियो, जो कि फ्रांस के अधीन है, में नील की खेती होने लगी। सन 1791 में यहाँ फ्रांस ने जहाँ दासों के शोषण के चलते विद्रोह हो गया। सन 1792 में फ्रांस ने दास प्रथा को समाप्त किया। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग एडवांस में जाएंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ये शोषण हुआ, दास प्रथा क्या है कुछ समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ये सब एडवांस में जाएंगे, बस एक नज़र बस हम लोग को देख लेना है।
है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नील की आपूर्ति भारत से हो सकती थी। 1810 तक ब्रिटेन के नील की 95% आपूर्ति भारत से ही करता था। ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने भारत में नील की खेती को प्रोत्साहित किया और नील की खेती के लिए ऋण आसानी से मिल जाता था। प्रोत्साहित किया और इसका प्रभाव ये हुआ कि नील की खेती के लिए ऋण ऋण जो है वो आसानी से मिल जाता था। कंपनी एजेंटों का निवेश, जो कंपनी के जो एजेंट हैं वो नील की खेती पर निवेश करने लगते हैं। सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ के जाकर नील की खेती कर रहे हैं। उसके बाद और क्या होता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये जो है यहाँ के लोग जो हैं वो भारत आने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नील की खेती दो प्रकार से हो रही थी, निज प्रणाली और रैयती प्रणाली। निज मतलब खुद से, तो खुद की प्रणाली मतलब स्वस्वामित्व। बगान मालिक स्वयं खेती कराता था, मतलब एक बगान मालिक था, उस बगान मालिक का मालिक कौन था, जमींदार था। बगान मालिक कौन था, बगान का मालिक। और मजदूरों का अभाव। सर ने लिखवाया भाई, मैंने लिखा है बस, मुझे ये समझाना तुम लोग, ठीक है। बगान मालिक स्वयं खेती कराता जिसके कारण मजदूरों का अभाव होने लगता था। इस चीज़ को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, इस चीज़ को तुम लोग बताना, जो प्रारंभ बैच वाले लौंडे हो तुम लोग रिवीजन करने आए हो यहाँ पे। चलो भाई, तो निज स्वामित्व के अंतर्गत मुझे ये समझ में नहीं आया है। मुझे अगर तुम लोग बता सकते हो तो इसका मतलब बताना तुम लोग भैया कि क्या है इसका मतलब। कि बगान मालिक स्वयं खेती कराता था, ये बात सही है। मजदूरों का अभाव होने लगा, वाह भाई वाह, ऐसा भी होता था क्या। जो भी हो, लिखा है भैया, सर ने लिखवाया है, सर ने बताया है, देवेंद्र सर ने बताया है भैया, सही होगा। रैयती प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत अंग्रेजों का आर्थिक सुधार वाला जो था टॉपिक। तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट देकर खेती कराना, एडवांस में फ़ी भी मिलता था और कुल भूमि के 25% भाग पर नील की खेती अनिवार्य। ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग आते हैं नील की प्रक्रिया पर। पहले होता है किण्वन, उसको उसका नील का जो है वो पत्ती वगैरह जो भी होता है, पौधा होता है, उसको एक बड़े से कुछ टब वगैरह होता है उसमें डाल के उसको घुमाया जाता है बढ़िया से, ऐसा उस पिक्चर में दिख रहा था। घुमाया जाता है और उसके बाद उसको छान के निकाला जाता है, फिर उसमें चूना पत्थर वगैरह कुछ मिलाया जाता है और फिर उसमें से चूना मतलब जो नील वगैरह है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। पानी को छान के निकाल लिया जाता है, क्या है, बीटर टब, वही पानी को छान के निकालने वाला सिस्टम। और फिर फाइनल स्टेज में वो जो लास्ट वाला जो होता है नीचे का बचता है उसको सुखवा कर नील बन जाता है। अब आते हैं नील विद्रोह। सन 1859 से 60 के बीच में होता है नील विद्रोह। नील की खेती बगान मालिकों के लिए लाभदायक थी, मगर किसानों का इसमें बहुत अधिक शोषण होता था। पहला तो ये कि 25% भूमि पर नील की खेती करना पड़ता था और दूसरा हानि भी थी, भूमि के उपजाऊपन का कम होना। जब ये नील की खेती करते थे तो नील जो है वो भूमि के उपजाऊपन को कम कर देती थी। चलो भाई, ये दो कारण थे जो कि इस शोषण को दिखाते हैं। फलस्वरूप किसानों ने नील विद्रोह किया, फिर अंग्रेजों ने नील आयोग बनाया। तो विद्रोह के कारण को देखते हैं। विद्रोह के कारण को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को एक विद्रोह कारण तो ऊपर ही दिख गया भैया, ये दो शोषण हो रहे हैं, ये दो शोषण ही हमारे कारण हो गए। एक तो 25% भूमि पर नील उगाओ और दूसरा कि भूमि के उपजाऊपन को ही कम कर देता है नील। ठीक है। शोषण और दमनकारी व्यवस्था, सेम चीज़। हालांकि शोषण यहाँ लिखा तो नहीं है, बट खेती करना है इसका मतलब एक तरीके से शोषण ही हो रहा है। 25% पर खेती करना ही करना है। तो शोषण और दमनकारी व्यवस्था। जमींदार चाहता था, दूसरा कारण विद्रोह का, कि जमींदार चाहता था कि खाद्यान्न कृषि हो। जमींदार चाहता था खाद्यान्न कृषि हो, परंतु बगान मालिक जो है वो चाहता था कि नील की खेती हो। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज अब विद्रोह नहीं करना चाहते थे, अतः बगान मालिकों को समर्थन न दिया। अब बगान मालिकों को समर्थन नहीं मिला अंग्रेजों द्वारा। किसानों को तो ये बात पता ही थी।
किसान बोले अरे भैया बगान मालिक खाली बैठे हैं, उनको अंग्रेजों का सपोर्ट तो है नहीं, मारो सालों को। चलो भैया, फलस्वरूप होता क्या है, किसानों ने नील की खेती से किया इनकार और बगान मालिकों पर किया हमला। वसूली वसूली करने आए अंग्रेजों एजेंटों की भी पिटाई कर दी उन लोगों ने भैया। उन लोग पागल हो गए थे भाई। क्यों? वही शोषण और दमनकारी व्यवस्था के कारण। वसूली करने आए जो एजेंट थे उनकी भी उन्होंने पिटाई कर दी भैया। लो, और बगान मालिकों के कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, चलो। हालांकि ये चीज़ तो मतलब पढ़कर भी समझा जा सकता है, छोटी सी कहानी की तरह है। मैं तो बस बक बक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है बक बक करने में। खैर ठीक है। चलो, तो फलस्वरूप क्या हुआ, कारण पहले तो भैया शोषण हुआ। नील विद्रोह के अंतर्गत मजदूरों का शोषण होता है, फिर विद्रोह होता है। विद्रोह के कारण की बात की जाए तो 1 2 3 4 3 कारण हमने बता दिए। पहला कारण तो ये था कि भैया उनका शोषण होता था। दूसरा कारण जो था वो ये था कि जमींदार चाहता था कि खाद्यान्न हो, परंतु बगान जो मालिक था वो ज़बरदस्ती कर रहा था कि तुम नील की खेती करो सालो तुम लोग। और तीसरा कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा जो बगान मालिक है उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। अब बगान मालिक को सपोर्ट नहीं मिलता था तो अंग्रेज़ों ने अरे सॉरी किसानों ने कहा कि मारो सालों को, हमला कर दिया, एजेंटों को भी मारा, पिटाई की और कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया अब इस पर क्या हुई? इतना कुछ विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही? तो अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि बगान मालिकों के लिए पुलिस तैनात की गई, क्योंकि भैया किसान मार रहे थे उनको, किसान मार रहे थे, मार मार के उनको मुआ देते हैं। उससे बढ़िया अंग्रेजों ने बगान मालिकों के लिए पुलिस तैनात कर दी। उसके बाद नील आयोग का गठन हुआ, किसानों के पक्ष में फैसला रहा, किसानों को खेती करने की स्वतंत्रता